नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब केवल 4-5 दिन रह गए हैं। 28 तारीख है और 4 तारीख को मतगणना होगी और अब आखिरी फेज का इलेक्शन भी होने वाला है। उसके बाद अब ये सारा ध्यान देश की जनता का है, बल्कि विदेश की जनता का भी है, सारे प्रेस का है, देश और विदेश के प्रेस का है कि अगली सरकार कैसी बनेगी। जो अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं, जो अभी तक सारे फीडबैक हमको मिल रहे हैं, हर प्रदेश से मिल रहे हैं, जिस प्रकार जनता ने अपने क्रोध को, अपने रोष को दबा के रखा था और एक शासन हमने देखा था पिछले 10 साल के अंदर जिसमें जिसने भी अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया, जिसने भी प्रश्न पूछने का प्रयास किया, जिसने भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार मांगने का प्रयास किया, उसका दमन हुआ। यह हमने 75 साल में नहीं देखा था। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, अटल जी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हमने देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे प्रकार से काम करते थे। वो अपने देश के जवान और किसान को मजबूती देते थे, उनका आह्वान करते थे। आपको याद होगा जब हमारे देश के अंदर गेहूं का आयात हुआ करता था, गेहूं नहीं होता था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी मिशन लाए, व्हाइट रिवॉल्यूशन लाए, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए और इसके बाद देश की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि ना हमारे देश में दूध की कमी है, ना हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है, ना हमारे देश में किसी प्रकार की कमी है, क्योंकि देश के नीति निर्धारकों ने एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया था जो लोकतांत्रिक था, जो प्यार मोहब्बत का था, जो प्रश्न पूछने का अधिकार देता था, जो सत्ता से जनता प्रश्न पूछे इसका अधिकार देता था और सरकार उसका जवाब देती थी। आपको याद होगा कि जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता था और लौट के आता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, बल्कि अपने साथ जर्नलिस्ट ले जाता था, जिससे जर्नलिस्ट वहां प्रश्न पूछते थे। विदेश में प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते थे, विचार विमर्श होता था, देश की जनता को पता चलता था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा कि जो जनता से सीधा संवाद है वो बंद हो गया। मन की बात हुई, एक पक्षीय बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद हो गई। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी जो पिछले 15-20 दिन के अंदर हुई, वो एक पक्षीय थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पहले से डिसाइडेड था क्या प्रश्न होगा, क्या जवाब होगा, और प्रश्न ऐसे नहीं थे जो कि होने चाहिए थे। तो जनता को और देश की प्रेस जर्नलिस्ट को भी ले जाना बंद कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी बंद कर दी, तो जनता गुमराह हो गई। जनता के ऊपर जिस प्रकार किसानों के साथ हुआ, 13 महीने पहले हुआ, फिर इस बार जब हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे, जो उनका लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार था, वो अपनी बात दिल्ली की सरकार से कहना चाहते थे, उनको नहीं कहने दिया गया। रास्ते में कीलें गाड़ी गई, बोल्डर्स लगाए गए, उन पे अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ। तो किसान वर्ग जो एक बड़ा वर्ग है, वो मानी बात है कि उसके दिमाग में कुछ प्रश्न उठने थे कि हमारा कैसा देश हो गया। एक समय था जो राजनाथ सिंह से मिलने महेंद्र सिंह टिकैत गए थे, तो उनके पीए ने बताया कि महेंद्र सिंह टिकैत साहब आए हैं, उनके साथ बहुत सारे किसान हैं, तो क्या कितने लोगों को अंदर आने दूं। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि अन्नदाता मेरे दरवाजे पे आया, मैं खुद बाहर जाऊंगा और उनसे मिलूंगा, उनका स्वागत करूंगा। राजनाथ सिंह खुद वापस आए थे, क्योंकि देश के जनता से सीधा संवाद देश के बड़े नेता पसंद किया करते थे, जो अब पिछले 10 साल से मिसिंग है। देश की जनता को हर जगह कुचलने का प्रयास हुआ, किसानों को कुचलने का प्रयास हुआ। अग्निवीर पे जब बच्चों ने बात की, उन्हें कुचलने का प्रयास हुआ। बच्चों ने जब अपनी बढ़ी हुई फीस को कम करने की मांग की, उनको कुचलने का प्रयास हुआ। जब देश की पदक विजेता लड़कियों ने ये आरोप लगाया, ये कहा कि उनके साथ अनैतिक व्यवहार हुआ है, उनको कुचला गया, पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, उनको दबाया गया, उनका दमन हुआ। मणिपुर में 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी भी वहां जाति और 2 समुदायों के बीच में युद्ध जारी है, रोज कोई ना कोई खबर मिल जाती है। तो ये जिस प्रकार का दमन चक्र हुआ, जनता डर गई, जनता जो है दुबक गई, जनता ने अपनी बात पूछना छोड़ दिया, जिसकी उसको आदत नहीं थी, जैसा इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा जी के समय में हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुए, तो जैसी हमारी अपेक्षा थी कि देश की जनता ने, क्योंकि उसे लोकतंत्र की आदत पड़ गई थी, संविधान की आदत पड़ गई थी,
वो एक तंत्र और तानाशाही को कभी उसने टेस्ट नहीं किया था। लेकिन देश की जनता ने लोगों को बताया, जो लोग थे, जो जानकार थे, जिनको इतिहास का और बाकी विश्व की स्थिति के बारे में पता था, उन्होंने बताया कि जैसे जर्मनी के अंदर तानाशाही आई थी, नॉर्थ कोरिया के अंदर आई, रूस के अंदर आई, चीन के अंदर आई, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर एक धार्मिक विद्वेष का वातावरण पैदा किया गया, तो क्या भारत जैसे ऐसे देश में जिसमें बहुत ज्यादा विविधता है, वहां पे इस प्रकार का शासन चल सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, भाषा में, उनकी वेशभूषा में, उनके खान पान में। उत्तर प्रदेश, बिहार में अगर नवरात्रों में मीट नहीं खाते हैं या लेकिन बंगाल में और बाकी हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्ट्स में वो खाते हैं। कोई लोग पूजा करते हैं, कोई नहीं करते, कोई अम्बेडकर को मानते हैं, कोई पेरियार को मानते, लेकिन विविधता है हमारे देश में और ये बड़ी खूबसूरती से इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो देखा गया, जिसको धर्म को केंद्र बिंदु बना दिया गया और बाकी धर्मों को ऐसा मनाया गया, दोयम दृष्टि को कपड़ों से पहचाना गया, उनके धर्म पे आघात हुआ। और जो लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले थे, उनको भी एक तंत्रीय प्रणाली के माध्यम से ऐसा कहा गया कि राम जन्मभूमि का जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी तो चाहे शंकराचार्य उसका विरोध करें, चाहे मंदिर अपूर्ण हो, चाहे वो वेद और शास्त्र सम्मत न हो, कराया गया, क्योंकि उसको एक इवेंट बना के उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास हुआ था। तो जो जनता का रोष दिखाई पड़ा 6 चरणों में और 7वें चरणों में भी सूचनाएं जो क्षेत्र से मिल रही हैं, उससे लग रहा है कि देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने वाला है और बीजेपी को 220-200 सीट मिलने वाली हैं, 25-30 सीट उनके अलायंस पार्टनर्स को मिलने वाली हैं और बाकी सारे लोग जो है, जो इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ जो खूबसूरती है कि इंडिया अलायंस में उनके जो गठबंधन के पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, शिवसेना है, आरजेडी है, सपा है, ये ऐसी पार्टियां हैं जो अपने क्षेत्र में इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं कि इनकी तो 150 सीट से ऊपर आनी ही आनी, 170-180 सीट इनकी आनी है। अब केवल प्रश्न ये उठता है, क्या कांग्रेस अपने बल पे 100 सीटें ला सकती है क्या? अगर कांग्रेस 100 सीटें लाती है तो ये ज्यादातर सीटें वो होंगी जो भारतीय जनता पार्टी से जीतेगी, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधा संघर्ष था 2024, 14 और 19 में, जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा थी और कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, अगर कांग्रेस उसमें से 60 सीटें भी वापस ले लेती है और साउथ का जो उनका किला है केरला का, और जिस प्रकार से उनकी तमिलनाडु की स्थिति है, वो सीटें बरकरार रखती है, तो 120-125 सीटें कांग्रेस की होने की संभावना है। तो इंडिया अलायंस की 300 सीटें के करीब हो जाएगी। और जो अब दिख भी रहा है, खड़गे साहब ने 1 तारीख को दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सारी बातें होंगी। अब सवाल यह है कि सत्ता परिवर्तन हो क्यों रहा है? 2014 में एक ट्रेंड शुरू हुआ था, 2019 में वो ट्रेंड आगे बढ़ा था और उसके बाद ये स्थिति कैसे पैदा हो गई कि 2024 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है? तो बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है जैसी 1977 में थी। आपने देखा था 1971 में इंदिरा जी का जो प्रतिष्ठा थी, उनका जो सम्मान था, वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। मैं इंजीनियरिंग का छात्र था बीओचयू में 1971 में, जब बांग्लादेश को इंदिरा जी ने तोड़ा था, तो बड़ा उत्साह था और इंदिरा जी को देवी और दुर्गा की तरह लोगों ने पूछा था। लेकिन 6 साल के बाद ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब इमरजेंसी लगी और लोगों ने इमरजेंसी के और तानाशाही के स्वाद को चखा, तो उनको इतनी ज्यादा वितृष्णा हुई कि उन्होंने 1977 में इंदिरा जी का पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र की आदत थी और इस प्रकार की तानाशाही को उन्होंने पसंद नहीं किया। जब 2004 में अटल जी की सरकार थी, पहले सरकार गिरी, फिर बनी, फिर गिरी, फिर बनी, और जब अटल जी की सरकार थी और प्रमोद महाजन ने राय दी अटल जी को कि इस समय आपका जो ख्याति है वो चरमोत्कर्ष पे है और इस समय आप ट्रेंड है, आप प्रीपोन करा दीजिए, इलेक्शन आप जीत जाएंगे। इलेक्शन उन्होंने 2004 का प्रीपोन करा दिया और उसके बाद जब चुनाव के रिजल्ट्स आए तो देखा तो अटल जी हार गए, बीजेपी हार गई और यूपीए की सरकार बनी। वो सरकार क्यों गिरी? वो सरकार इसलिए गिरी क्योंकि अटल जी का जो एक बहुत बड़ा स्लोगन उस समय दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कहा गया था इंडिया इज शाइनिंग। अब इंडिया शाइनिंग का मतलब ये था कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान की जनता का एक वर्ग तो खुश था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से खुश था, जो नदियों को जोड़ने से खुश था, जो सड़कों के बनने से खुश था। लेकिन देश की जो बहुतांश जनता थी, जो 80% जनता थी,
जो अल्प मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जनता थी, उसने ये प्रश्न पूछा कि हमारी तो आमदनी बढ़ी नहीं, हमें सड़कों से क्या लेना देना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेने देना, हमारी तो आमदनी बढ़नी चाहिए, हमारे लिए तो महंगाई कम होनी चाहिए। और इंडिया शाइनिंग की बात करके आप तो हमारे घावों पे नमक छिड़क रहे हैं। तो जनता ने एक साइलेंट रिवॉल्यूशन किया और उसके बाद अटल जी की सरकार गिर गई, मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री, 2004 में भी बने, 2009 में भी बने, तो एक टर्म अप ट्रेंड था, लेकिन 2014 में फिर परिवर्तन हो गया। इसका मतलब यह है कि राजनीति में ये ट्रेड साइकिल चेंज होती रहती हैं। 1977 में चेंज हुई, 80 में चेंज हुई, 84 में बढ़ी, उसके बाद 98 में बढ़ी, फिर 2004 में पलटी, फिर 2014 में पलटी, फिर 2024 में पलटने वाली है। और दिल्ली के अंदर खड़गे साहब मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें सारी रणनीति की बात हो रही है। मोदी जी ने भी कहा है कि साहब राजनीति के अंदर जो है राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए, हम कोई लड़ाई झगड़े करने के लिए थोड़ी बने हैं, हमें प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। इसका माने आभास तो उनको भी हो गया है। अब सवाल यह है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये हुआ इसलिए है, पहली बात तो यह है कि जनता ने अपने रोष को दबा के रखा हुआ था, जनता बिल्कुल खामोश थी। समाज के उस वर्ग को जिसको उत्तेजित करने का प्रयास किया गया था, जो सोचा गया था कि इसको जितना ज्यादा उत्तेजित करेंगे और ये रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन की वजह से जो मेजॉरिटी है उसके अंदर से रिएक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा और उनको फायदा होगा, हुआ नहीं। जिनको आइसोलेट किया गया था, जिनको अटैक किया गया था, वो शांत बैठे रहे, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। बल्कि जब उनके पूछा गया कि आप किसको वोट दे रहे हैं, लोग गए फील्ड में, उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, हम तो बीजेपी को वोट दे देंगे। उन्होंने रिएक्शन नहीं दिखाया, जिससे काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ। इसके अलावा जो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी मुख्य स्टेट्स हैं, जहां पे स्विंग स्टेट्स हैं और जहां बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी लहर है, उसका कारण ये था कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक कास्ट अरिथमेटिक हुआ करती थी, जो सोशल इंजीनियरिंग की होती थी, जिसको माननीय कांशीराम ने भी अपने समय में किया था, एक समय में बहन जी भी किया करती थी, और जिसको भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी ने भी किया था, कि उन्होंने नॉन यादव बैकवर्ड्स को और नॉन जाटव दलित्स को अपने साथ मिला लिया था, उनके क्षेत्रीय नेताओं को और नेताओं को अपनी तरफ से कर लिया था, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो। और इस प्रकार से उन्होंने जैसे बिहार के अंदर भी किया था कि चिराग पासवान को ले लिया था, उपेंद्र कुशवाहा को ले लिया था, फिर जीतन राम मांझी को ले लिया था। तो जो एक कास्ट अरिथमेटिक थी अपोजिशन की, उसको कोट काट उन्होंने ढूंढ लिया था। सवर्ण वोट के साथ जब ये छोटे छोटे अति पिछड़े और नॉन यादव, नॉन जाटव दलित जुड़ जाते थे तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता था। तो 2014-19 में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा दिया। इस बार क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने वही कार्ड खेला जो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में खेला था। उन्होंने यादवों को तो कम सीटें दी और उसके बाद कुर्मियों को सबसे ज्यादा सीटें दी, साकियों को सीटें दी, पासियों को सीटें दी, उन्होंने ऐसी निषादों को सीटें दी। तो उन्होंने ये देखा कि भाई हमारे साथ ये वर्ग तो है ही जो उनके साथ से हमेशा से परंपरागत रूप से रहा है, और इसके अलावा अगर एक सॉलिड वोट बैंक जो क्षेत्रीय स्तर पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको खड़ा करते हैं तो पूरी बीजेपी की अरिथमेटिक फेल हो जाती है, उनकी सोशल इंजीनियरिंग फेल हो जाती है और हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, कांग्रेस के साथ आने से जो दलितों के दिल में एक डर था कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है और हमारा वोट बैंक है उसके बीच में संघर्ष होता है, जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता था, कांग्रेस के साथ आने की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ वो भी थोड़ा निश्चिंत हुआ कि भाई अब क्योंकि कांग्रेस और सपा साथ हैं इसलिए हम जो है इस इंडिया अलायंस को वोट दे सकते हैं। और वेस्टर्न यूपी के अंदर बहुतायत में जो दलित वोट है उसने इंडिया अलायंस को वोट दिया, जो आज तक परंपरागत रूप से उसने कभी नहीं दिया था। इसी प्रकार से जो मुसलमान थे जो थोड़े से नाराज थे, चाहे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से नाराज हों, वो कंसोलिडेट हो गए थे कांग्रेस की तरफ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न होता तो उसमें 90% वोट कांग्रेस को जाता, वोटों का बंटवारा होता और बीजेपी जीत जाती। मुसलमान भी वापस आ गए, दलित भी वापस आ गए, सवर्णों के अंदर भी एक बीजेपी के प्रति रोष हुआ क्योंकि उनके नौकरी धंधे, उनके जो उद्योग थे उसमें परेशानियां हुई। तो एक प्रकार से जो चारों तरफ से आघात हुआ। फिर सबसे बड़ा वोट बैंक जो था बीजेपी का, जिसने बीजेपी को खड़ा किया था राजपूत समाज, उसके साथ गुजरात के अंदर भी जैसा टिप्पणी पुरुषोत्तम रूपाला ने की, जैसे उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने की, तो उसकी काउंटर रिएक्शन हुआ और बीजेपी का जो सॉलिड वोट बैंक था वो भी घटा।
अच्छा, इसके अलावा जो युवा वर्ग था, जो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था 2014-19 में, जब अग्निवीर जैसी योजना उसको पता चली, जब उसको नौकरी नहीं मिली, जब पढ़ लिख के उसकी एस्पिरेशंस बढ़ गई, नौकरी न मिलने की वजह से वो अवसाद में चला गया, तो वो भी ड्रिफ्ट हुआ। और जब घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, जब उसने कहा कि किसानों को हम एमएसपी की गारंटी देंगे, हम महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे, हम बच्चों को स्टाइपेंड देंगे, हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, तो बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को एक विकल्प दिखा, एक नैरेटिव दिखा, जिस नैरेटिव से उन्हें लगा कि यही तो हम आपसे मांग रहे थे। तो इस कारण से जो ऐसे वर्ग थे जो कि बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चले थे, उसके अंदर बिखराव हुआ। बल्कि बिखराव इतना ज्यादा हो गया कि आरएसएस जिसके कंधे पे बैठ के बीजेपी आज तक सत्ता में पहुंची है, उनके बीच में भी इतना ज्यादा मतभेद हो गया कि नड्डा जी को, जेपी नड्डा साहब को, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कहना पड़ा कि हमें आरएसएस की आवश्यकता थी, जब अटल जी थे तब हम कमजोर थे, अब हम मजबूत हो गए, इसलिए वी डोंट नीड देम। तो ये अच्छा, फिर पन्ना प्रमुख चेंज करने पड़े, जो आरएसएस के पन्ना प्रमुख थे उनको चेंज करना पड़ा, वो दुराव दिखा। तो अब ये क्या रणनीति है, क्या कारण है, किस वजह से उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया, तो उससे अच्छा फिर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन देखिए किस प्रकार से हुआ। अब पीलीभीत से इलेक्शन दे दिया जितिन प्रसाद को, जो रहने वाले हैं धौरारा से, मंडी से दे दिया कंगना रनौत को, गोविंदा को दे दिया मुंबई से। और आज की स्थिति ऐसी है कि जनता, क्योंकि क्षेत्र और बहुत सारे जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको सीट दे दी, टेनी महाराज को दे दी लखीमपुर खीरी से, जिनके बेटे ने किसानों को कुचला था, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज में टिकट दे दिया, जो कि आप जानते ही उन पे किस प्रकार के आरोप थे। प्रोज्वल रवन्ना के लिए माननीय मोदी जी ने कन्वेंसिंग कर दी हासन से, जो कि 3000 वीडियोस के दोषी हैं। अब सुना है बड़ी कृपा की है, उन्होंने आना स्वीकार कर लिया है, और 31 तारीख के पहले वो एसआईटी, जबकि दूसरा कोई आदमी होता तो अभी तक तो उसको घसीट के ले आए होते। अब वो तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में गए हैं, एचडी देवेगौड़ा साहब के पौत्र हैं, एचडी रवन्ना साहब के पुत्र हैं, लेकिन वो मस्ती से जर्मनी में हमारे देश की भद पिटवा रहे हैं। तो जो सारा परिवर्तन हुआ उसमें ये हुआ, जो बीजेपी का सॉलिड वोट बैंक था उसमें विभाजन हुआ, उनमें मोहभंज हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग 30-40% हुए जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स थे, वो निराश हुए। या तो इंडिया अलायंस को उन्होंने वोट दिया कम, इंडिया अलायंस को तो कम वोट दिया, ज्यादातर वोट नहीं देने गए इस वजह से कि वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते थे और इंडिया अलायंस को वोट दे नहीं सकते थे। तो वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई उसका मुख्य कारण ये था कि बीजेपी का जो काडर वोट था, जो कि दुविधा में पड़ गया, जो परेशान हो गया, उसने वोट देने, और जो बीजेपी को हराना चाहते थे, माननीय मोदी जी की जो कार्यप्रणाली थे उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्होंने सॉलिडली जाके वोट दिया। किसानों ने लाइन लगा के वोट दिया, अर्बन एरियाज में वोट नहीं पड़े। तो वो सारी परिस्थितियों, जैसे जैसे 7 चरणों में चुनाव कराया गया, सोच के कराया गया था कि मोदी जी को अपर हैंड मिलेगा, वो हर जगह जाएंगे, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ कि आज 205 मीटिंग तो तेजस्वी यादव ने अकेले बिहार के अंदर कर ली। अब तेजस्वी यादव को मौका मिल गया कि पूरे बिहार घूम लिए, अखिलेश यादव को मौका मिल लिया उत्तर प्रदेश घूम लिए, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सबके साथ घूम लिए। तो जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन, जिस प्रकार का समन्वयन, जिस प्रकार की इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी की आवश्यकता थी बीजेपी को सत्ता मुक्त करने के लिए, वो सारी की सारी दिखने लगी। तो ऐसा इसलिए सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी पुष्टि 4 जून को होगी। उससे ये लगता है कि देश लोकतंत्र चाहता है, देश संविधान को बचाना चाहता है, देश चाहता है कि देश के अन्नदाता के साथ अन्याय ना हो, उसको कीलें गाड़ के न रोका जाए, बच्चों को अग्निवीर जैसी योजना न दी जाए, देश की जो हमारी महिलाएं हैं उनकी जो रसोई का बजट बढ़ गया है उसे कम किया जाए, उनके पतियों और बेटों को नौकरी दी जाए जिससे घर की तनख्वाह बढ़े। तो इस प्रकार का जो आश्वासन कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने दिया है उससे, और जो क्षेत्रीय एक एस्पिरेशंस थी वो जिस प्रकार से जगी हैं, ये मुझे लगता है यही कारण है जिसकी वजह से 4 जून को सत्ता परिवर्तन हम देख सकते हैं। लेकिन ये तो मेरा विश्लेषण है, जो होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा कि देश की जनता के मन में क्या है। ये मेरे एक प्रस्तुति थी, और आपका जो इसमें अपनी टिप्पणी हो कृपा करके मुझे बताइएगा, जिससे मुझे मार्गदर्शन मिले। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।